हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज हम एनआईओएस की समरी का नेक्स्ट पार्ट और आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 7। इससे पहले हम बहुत सारी क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी मतलब 16 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी रहेगी 17 नंबर की क्लास। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। 3 प्लेलिस्ट हैं, तीनों प्लेलिस्ट आपके डी एस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एनआईओएस समरी, उसे देख लीजिएगा। एक है सीडीपी बाय दीपक सर और एक है एनआईओएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तीनों प्लेलिस्ट आप देख सकते हो तो आप 80% पेपर अपना कवर कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप एनआईओएस की समरी के साथ सीडीपी बाय हिमांशी सिंह बुक भी पढ़ लो तो भी उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो बुक जो है वो टोटल एनआईओएस की समरी पर ही बेस्ड है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर समरी में डिस्कस कराता हूँ उसी के क्वेश्चंस उस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चाहो तो उसे परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 को, जो है कि है बहुकक्षा और बहुस्तरीय स्थितियों का प्रबंधन। जो मैंने कल बात करी थी मल्टी ग्रेड क्लासेस एंड मल्टी सिचुएशन, तो वो मल्टी ग्रेड्स एंड मल्टी लेवल की जो बात की थी वो आज की क्लास में रहने वाला है। इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन बनकर आते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मल्टी ग्रेड सिचुएशन होता है और दूसरा मल्टीग्रेड टीचिंग होता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो बहुकक्षा स्थिति होती है और फिर बहुकक्षा शिक्षण होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या है, देखिए। मल्टीग्रेड टीचिंग एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन। मल्टीग्रेड मतलब बहुत सारी ग्रेड मतलब बहुत सारी कक्षाएं। जब 3 से 4 कक्षाएं एक साथ एक ही रूम में बैठी होंगी और एक टीचर उनको पढ़ा रहा होगा तो उससे हम बोलेंगे मल्टीग्रेड टीचिंग। हो सकता है आप में से कई लोग इस बारे में नहीं जानते हो, लेकिन कई जगह ऐसी सिचुएशन है कि जो आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास, ये तीनों क्लास एक साथ एक ही रूम में बैठी हुई होती हैं और एक ही टीचर इन तीनों क्लासों को संभाल रहा होता है। ये बात समझ में? अब ये सिचुएशन बनती कैसे है, आखिर बनती ही क्यों है? 3 टीचर क्यों नहीं रख पाते हम 3 क्लासों के लिए? फिर आपके माइंड में एक भी आएगा, एक टीचर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, संस्कृत अगर चलता हो थर्ड लैंग्वेज के रूप में तो, एंड ईवीएस, मैथ्स, सब कुछ कैसे पढ़ा रहा होगा? ठीक है, तो यही तो बात है टीचर की, कि उसे हर तरह की सिचुएशन को संभालना आना चाहिए। तभी तो हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे साथ कौन कौन सी सिचुएशन है जो हमारे सामने आ सकती हैं और हमें किन किन सिचुएशंस के लिए तैयार रहना है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों में कुछ प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक जो है एक अध्यापक 2 या 3 कक्षाओं को एक साथ एक ही कमरे में शिक्षित कर रहा होता है। यह स्थिति बहुस्थिति कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं SGS, सॉरी MGS। ये MDH नहीं, MDH में चल रहा है, ये है MGS, मल्टीग्रेड सिचुएशन। ऐसी बहुकक्षा स्थिति में एक अध्यापक शिक्षण हेतु जिस प्रविधि का उपयोग करते हैं उसे बहु शिक्षण शिक्षण कहते हैं, MGT कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? MG। MGS क्या हो गया? एक सिचुएशन हो गई जिसमें बहुत सारी क्लासेस, 2 या 3 क्लास एक ही कक्षाओं में बैठी हुई होती हैं, एक ही कमरे में बैठी हुई होती है। एंड MGT होता है मल्टीग्रेड टीचिंग। अब टीचर पढ़ाने के लिए जिस मेथड का यूज़ करेगा उसे हम MGT बोलेंगे, जिस अप्रोच का यूज़ करेगा उसे हम MGT बोलेंगे। ठीक है? अब कुछ कारण हैं। क्या कारण है कि यार मल्टीग्रेड टीचिंग करना पड़ रहा है या मल्टीग्रेड सिचुएशन बनना पड़ रहा है? तो नामांकन आधारित शिक्षक चयन नीति, हमारे जो क्या बोलेंगे RT एक्ट 2009 है, उसमें लिखा गया है कि लगभग 40 बच्चों पर एक शिक्षक को हम नामांकित करेंगे। ठीक है, अब कोई गांव का स्कूल है, अब उसमें भाई इस स्कूल में बच्चे तो 40 हैं। अब बच्चे 40 किस तरह से हो सकते हैं? हो सकता है कि जो फर्स्ट क्लास है उसमें सिर्फ 5 बच्चे हों, सेकेंड क्लास में 10 बच्चे हों, थर्ड क्लास में 8 बच्चे हों, फोर्थ क्लास में 12 बच्चे हों और फिफ्थ क्लास में अगेन 10 बच्चे हों। ठीक, कुछ इस तरह से वहाँ पे बच्चे तो कितने हो गए? 20 और 10 30 और 10 40, 5 कर देते हैं इसमें ना, आंकड़ा सही बैठ जाएगा। इसमें 5, इस तरह से टोटल 40 बच्चे हैं। अब जो नियम कानून है, नियम कानून के हिसाब से तो 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। तो इस स्कूल में कितने टीचर जाएंगे? एक टीचर जाएगा। अब भाई एक टीचर तो गया, लेकिन वहाँ पर बच्चे फर्स्ट क्लास के भी हैं, सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं, फोर्थ के भी हैं, फिफ्थ के भी हैं। इन सबको पढ़ाएगा कौन? इन सबको एक ही टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग 40 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है, मल्टीग्रेड सिचुएशन की स्थिति बन जाती है। अगर मान लो बच्चे थोड़े बहुत ज़्यादा हों और 2 टीचर को रख दें, तो एक टीचर बोलेगा भाई चलो मैं फर्स्ट सेकंड को संभाल लेता हूँ, तुम थर्ड फोर्थ फिफ्थ को संभाल लो। इस तरह से फिर दोनों टीचर पूरे स्कूल को चला रहे होंगे। इसके बाद फिर एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल करना एंड कागजी कार्रवाई बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार टीचर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक्स्ट्रा वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है, फिर वो फ्री माइंड से काम नहीं कर पाता। आई बात समझ में? तो ये है। लेकिन हुआ क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में शिक्षकों का अनुपात 30 तक कम कर दिया गया और उच्च प्राथमिक में 35 कर दिया गया। ठीक है, यानी प्राथमिक कक्षाएं जो है ना, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक का अनुपात 30 तक कर दिया गया है और उच्च प्राथमिक में 35 तक कर दिया कि एक 35 बच्चों पर एक टीचर। तो फिर भी यार दिक्कत तो है ही। कई गांव होंगे जिनमें मान लो 50 बच्चे हैं, जिनमें से जो 25 बच्चे हैं वो 25 छोड़ो 30 बच्चे हैं वो आपके प्राथमिक के हो गए। ठीक है, और जो आपके अगेन जो 20 बच्चे हैं वो आपके उच्च प्राथमिक के हो गए। फिर वहाँ 2 टीचर जाएंगे तो एक टीचर पूरा प्राथमिक संभाल रहा होगा, एक टीचर पूरा उच्च प्राथमिक संभाल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। टीचरों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, एंड ये अनुभाग 19 और अनुभाग 25 के साथ है। ये आपको बस ये याद रखना है कि किस कक्षा के लिए कितने टीचर आवश्यक हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 60 तक 2 टीचर, 91 से 90 तक 3, 91 to 120 4 टीचर, 120 से 200 तक 5 टीचर, 500 से ऊपर 5 + 1 अध्यापक होगा, और बच्चे यदि 200 से ऊपर हो जाते हैं तो छात्र अध्यापक अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए प्रधान अध्यापक को छोड़कर। यानी कि एक प्रिंसिपल तो अलग से होगा और जो रेशो है वो 1:40 का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। रखना तो हमें कितना है, प्राथमिक में 130 का रखना, उच्च प्राथमिक में हमें 135 का रखना है। ये टीचर हैं, ये स्टूडेंट है। लेकिन मान लो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 200 से ऊपर बच्चे होगा तो एक प्रिंसिपल आप हटा दोगे, 5 टीचर रख दोगे। ठीक है, तो अनुपात 1:40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो क्लास में कितने बच्चे हो गए, 220 बच्चे हो गए। ठीक है, एक तो प्रिंसिपल हो गया आपका, अब अपने 5 टीचर रखें तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:42 का हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 टीचर रख लेंगे, फिर एक टीचर और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे आते हैं कक्षा 6 और 8 के लिए। कक्षा 6 और 8 के लिए कैसे टीचर होना चाहिए, अनुपात तो वही रहेगा आपका, प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक शिक्षक, ताकि विषयों में निम्नलिखित कुल मिलाकर बात यह है कि एक सब्जेक्ट टीचर होना चाहिए। एक टीचर ऐसा हो जो विज्ञान तथा गणित पढ़ा सके, एक टीचर ऐसा हो जो सामाजिक विज्ञान पढ़ा सके, और एक टीचर ऐसा हो जो भाषा की में जिसकी पकड़ हो। ठीक है, जैसे हमारा सीटेट होता है, सीटेट 2 तरह का होता है, या तो विज्ञान तथा गणित वाला होता है या फिर सामाजिक अध्ययन वाला होता है। ठीक है, और इस सीटेट में भी हमसे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पूछी जाती हैं। दोनों लैंग्वेज क्यों पूछी जाती हैं कि अगर आप गणित और विज्ञान के टीचर हो तो आप दोनों में से कम एक लैंग्वेज को भी जरूरत पड़ने पर पढ़ा सको, और अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर हो तब भी आप दोनों में से एक लैंग्वेज को भी पढ़ा सको। ठीक है, इस तरह से टीचरों की पूर्ति करना पड़ता है। प्रत्येक 35 बच्चों के लिए एक शिक्षक हो, जहाँ बच्चों का प्रवेश 100 से अधिक हो, जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे हों वहाँ पर पूरे समय के लिए एक मुख्य शिक्षक होना चाहिए, एक हेड टीचर होना चाहिए। निम्न के लिए अंशकालीन निर्देशक, मतलब एक कला शिक्षक, आर्ट टीचर होना चाहिए, ड्राइंग पेंटिंग गेम्स वगैरह हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इसके लिए। तो आज हम शारीरिक शिक्षा के लिए होना चाहिए एक आपका पीटी टीचर होना चाहिए, एंड फिर एक होना चाहिए आपका पीटीआई, और एक आपका फिर कार्य शिक्षक होना चाहिए जो वहाँ के कार्यभार को संभाले। ठीक है, जैसे ऑफिस का काम वगैरह होता है इन सब के लिए। विद्यालयों में आवश्यक कक्षों की कमी, कई बार रूम ही नहीं होते। भाई बच्चे थे हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक ही बहुत बड़ा रूम है, 2 रूम ही नहीं है, फिर क्लास का हम क्या करें। ऐसा सिचुएशन मैंने एक बार पढ़ाया भी है जहाँ पर एक ही रूम में 2 क्लासें चल रही थी। तो मज़ा आता पढ़ाने में, मतलब कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता है, लेकिन आपके सामने एक नई चुनौती होती है कि आप उसे कैसे समझ पा रहे हो। तो बढ़िया लगता है, ऐसे ऐसी स्थिति जब आती है तब हम यही कहते हैं कि हम कुछ नया सीखते हैं। तो कक्षों की कमी होती है जिस वजह से मल्टीग्रेड की स्थिति बनी जाती है। दूर दराज विद्यालयों में शिक्षकों की कम जाने की एक अनिच्छा। अब दूर दराज के जो इलाके वहाँ पे शिक्षक भी नहीं जाने चाहते, या शिक्षकों की अगर वह पोस्टिंग कर दें तो वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती, आपको खाने पीने रहने की अच्छी सुविधा नहीं मिलती। वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी भाषा भी अलग होती है, तो आप अपनी भाषा में उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी भाषा को समझने में दिक्कत आती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति, कई बार शिक्षक रह जाते हैं, मतलब कि क्या करते हैं कि वो निकल लेते, छुट्टियां ले लेते हैं स्कूलों से। विद्यालय में प्रवेश हस्तक्षेपी कार्यक्रमों का संचालन, प्रवेश हस्तक्षेपी कार्यक्रमों का संचालन मतलब कि
विद्यालयों में कई तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे कि मान लो आपका स्कूल ठीक ठाक चल रहा था, फिर एक ब्रिज कोर्स प्रोग्राम आया जिसके तहत जितने भी बच्चों ने बीच में छोड़ा था उन्हें भी एडमिशन मिल जाएगा, उन्हें आपको ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। अब आपके सामने आ गई एक और चुनौती, भाई पहले जो बच्चे थे उन्हें संभालना तो मुश्किल हो रहा था, अब ये ब्रिज कोर्स और आ गया, अब मुझे इन बच्चों को भी संभालना है। ठीक है, गर्ल्स के लिए एक और एजुकेशन का उन्होंने बता दिया कि गर्ल्स को इस तरह की एजुकेशन भी दो, भाई वो क्लासेस भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिस वजह से भी क्या होता है कि मल्टीग्रेड सिचुएशन बन जाती है। कभी कभी विद्यालय में नामांकित ना हुए बीच में छोड़ने वाले ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स आ जाता है, बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा केंद्र, दूसरे स्थान से आए हुए माइग्रेंट बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, कई प्रारंभिक विद्यालय साथ साथ चलाए जा रहे हैं। इनके लिए आयु वर्ग तथा योग्यता वाले बच्चे 20-40 बच्चों की विशेष व्यवस्था की जाती है। तो 20 से 40 बच्चों की आपको विशेष व्यवस्था करना पड़ता है, इस वजह से ये कंडीशन बन जाती है। शिक्षकों की नियुक्ति में विलंब, ये तो आप लोग जानते ही हो कि यार टीचिंग की पोस्टिंग में कितना डिले होता है, कितना मतलब हद से ज़्यादा डिले होता है। वैकेंसीज निकाल देते हैं, फिर एग्जाम से लेते रहते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही साल भर चलता रहता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर धीरे धीरे पोस्टिंग करेंगे वो। अगर आपने टीचिंग का एग्ज़ाम अभी मान लो अगर आपने 2021 में टीचिंग का कोई एग्ज़ाम निकाल लिया, तो डीटर पॉलिसी तो फिर भी ठीक है, फटाफट करा ही देगा पोस्टिंग, अगर कोरोना वगैरह का उसे बहाना ना मिला तो। अगर आप यूपी टेट एमपी टेट वगैरह की बात करो तो ये तो 2023 और 2024 तक ले आएंगे, पोस्टिंग कराते कराते 3 से 4 साल ले आएंगे ये लोग। अरे ये बात समझ में, तो ये हालत है, ये कंडीशन चल रही हैं, क्या कर सकते हैं। बहुशिक्षण स्थिति की समस्याएं एवं मुद्दे। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है मल्टीग्रेड सिचुएशन से। पहली प्रॉब्लम तो ये, कक्षा कक्षा शिक्षण अध्यापकों को कार्य बोझ को बढ़ा देते हैं। अब भाई कार्य का बोझ तो बढ़ेगा ही, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए आपको पाठ नोट बनाना पड़ेगा, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाना, एकत्रित करना, गृह कार्य की जांच करना, परिणाम स्वरूप एक मतलब कि बहुत सारे काम आ जाएंगे, और बच्चे टीचर को जो रिजल्ट चाहिए, टीचर सोचेगा और मुझे बच्चों से ये रिजल्ट चाहिए, अब वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहा ना। तो ये स्थिति बन जाती है। शिक्षक के लिए उन सभी की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाना कठिन हो जाता है। अब भाई डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चे हैं ना, अब उनको कैसे पढ़ाए टीचर, टाइम ही नहीं है इतना, और अकेला टीचर कहाँ कहाँ पढ़ाए, वो सब प्रॉब्लम हो जाती है। व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, एक ही कमरे में क्रियाओं को संचालित करना असुविधाजनक हो जाता है। मान लो एक ही कमरे में सेकंड क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और थर्ड क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, अब थर्ड क्लास के बच्चों को आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, तो सेकंड क्लास के बच्चे देखेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि सेकंड क्लास में तो मैथ्स एंड मैथ होता है, और एक हिंदी होता है, और एक इंग्लिश होता है, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। ईवीएस तो थर्ड क्लास से स्टार्ट होगा, तो वो बोलेंगे ये कौन से सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा। हालांकि इससे एक बेनिफिट भी मिल सकता है कि सेकंड क्लास के बच्चे भी थर्ड क्लास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इनको डिस्टर्ब भी तो कर सकते हैं थर्ड क्लास के बच्चों को। ये वैसे वस्तु को पूरा करना बहुत बहु कक्षा में कठिन हो जाता है, भाई आपका सब्जेक्ट सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। प्रत्येक कक्षा को पढ़ाने का बहुत कम समय दे पाते हैं, ये भी सही बात है। एक टीचर दिन में भाई 5-6 घंटे पढ़ा पाएगा, इससे ज़्यादा तो पढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन कक्षाएं तो वही की वही हैं, 4 कक्षाएं 5 कक्षाएं। अब इसके लिए आप प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, आप इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। हमने देख लिया रीज़न क्या है, फिर हमने इससे प्रॉब्लम्स क्या हैं वो देख लिए, अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। हमें इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि कैसे विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सकता है। हमें पता होना चाहिए कि बच्चा प्रभावी ढंग से सीख कैसे सकता है। हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चारों ही बिंदु इंपॉर्टेंट है। पहला कक्षा का संगठन, दूसरा विद्यार्थियों के समूह बनाना, तीसरा अधिगम सामग्री का प्रावधान, और चौथा अधिगम स्थिति की योजना। इन 4 पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना होगा जब हम मल्टीग्रेड सिचुएशन में जा रहे होंगे और हमें वहाँ पर मल्टीग्रेड टीचिंग करना होगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये क्या हो सकता है, ये एक इन्होंने बताया कि हम इस तरह की स्थिति बना सकते हैं कि एक बोर्ड यहाँ पर होगा, एक बोर्ड यहाँ पर होगा, यहाँ पर अभिभावक क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी प्रदर्शन करोगे, और यहाँ पर शिक्षक का कोना यानी यहाँ पर शिक्षक बैठेगा। एक ये वाली कंडीशन आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखे हुए हैं ना पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, ये कोई खास नहीं थे, बट ये बस ये सब था कि ये कंडीशन है, इन कंडीशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं बस। आप इस तरह से बैठा सकते हो, यहाँ पर आपने कक्षा फर्स्ट बैठाई, कक्षा सेकंड बैठाई, कक्षा थर्ड बैठाई, और यहाँ पर बीच में शिक्षक बैठ जाएगा। पहले वो सेकंड को पढ़ा देगा, फिर वो इधर चला जाएगा, और फिर वो इधर चला जाएगा। फिर एक कंडीशन ये है।
यहाँ कक्षा फर्स्ट है, यहाँ कक्षा सेकंड है और यहाँ पर टीचर बैठ जाएगा। ये सिचुएशन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, यहाँ पे टीचर। ये है तीनों क्लास, यहाँ टीचर। ये 4 क्लास टीचर है। चल, विद्यार्थियों के हम समूह को देख लेते हैं। विद्यार्थियों के समूह बनाना। अब विद्यार्थियों के समूह हम कैसे बनाओगे? उपयुक्त बैठने की व्यवस्था के समान समान ही बहुकक्षा शिक्षण के प्रबंधन हेतु विद्यार्थियों के समूह बनाना एक प्रभावी विधि है, एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। विद्यार्थी समूह में कार्य करते बेहतर सीखते हैं, हम जानते हैं। सामाजिक कौशल का विकास होता है, सहयोग करना, निर्णय लेना, दूसरे के विचारों को स्वीकार करना, बांटना, नेता की भूमिका, इन सब का विकास होता है जो हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं। पीयर लर्निंग होती है यहाँ पर। अब किस किस प्रकार के हम समूह बना सकते हैं? एक बना सकते हैं हम कक्षा आधारित समूह। जैसे कि हमारी क्लास में मल्टीग्रेड सिचुएशन है, यानी कि 2-3 कक्षाओं के बच्चे साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। हम कक्षा आधारित समूह बना दें कि फर्स्ट क्लास के ग्रुप अलग बना दे, सेकंड का अलग बना दे, थर्ड का अलग बना दे। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फर्स्ट क्लास के 2 से 3 ग्रुप बना दे, सेकंड के 2 से 3 ग्रुप बना दे। इस तरह के कर सकते हैं। कक्षा आधारित समूह क्या होता है? किसी एक कक्षा को एक समूह या विभिन्न कक्षाओं को मिलाकर एक समूह में रखना। एक कक्षा को एक समूह या विभिन्न कक्षाओं को भी आप एक समूह में रख सकते हो। सेकंड थर्ड को मिलाकर भी आप रख सकते हो। आप इसमें यह कर सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों क्लास का एक ग्रुप बना दिया, थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों क्लास का एक ग्रुप बना दिया, और एक ग्रुप में आपने फिफ्थ क्लास रखी। अब आपको 5 क्लास ना पढ़ाकर अब आपको 3 क्लास पढ़ाना है। 3 ग्रुप बना दी, मतलब आपको अब 3 क्लास पढ़ाना है। और ये बात का हमें ध्यान रखना, जब भी हम ग्रुप बनाए, क्लासों का ग्रुप बनाए, तो हमें एडजेसेंट क्लास साथ में रखना है, यानी आसन्न क्लास साथ में रखना है। आसन्न मतलब कि एक के जस्ट बाद दूसरी वाली, एक के जस्ट बाद दूसरी वाली। ठीक है, कक्षाओं को एक समूह में रख सकते हैं। ये देखो, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं हम। एक ग्रुप फर्स्ट क्लास का बना दिया, एक सेकंड थर्ड का बना दिया, और एक हमने फोर्थ फिफ्थ का बना दिया। एक आप इस तरह का ग्रुप बना सकते हो। ये ग्रुप हो सकता है योग्यता आधारित ग्रुप। योग्यता आधारित ग्रुप मतलब इसमें आप ग्रुप इस तरह से बनाओगे कि कौन बच्चा मंदबुद्धि है, कौन बच्चा औसत है, और कौन बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके आधार पर जब कक्षाओं के आधार पर बच्चों की विभिन्न विषयों में विभिन्न योग्यता के आधार पर समूह बनाए जाते हैं। कक्षाओं को आधार ना बनाकर बच्चों की विभिन्न विषयों में योग्यताओं के आधार पर ग्रुप बनाए जाते हैं, तो उसे योग्यता आधारित समूह कहा जाता है। योग्यता शब्द का अर्थ विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता तथा अधिगम गति दोनों से ही है। योग्यता किससे निर्धारित करती है? योग्यता अधिगम गति द्वारा निर्धारित करती है। जो बच्चा जल्दी सीख लेता है मतलब कि ये उच्च प्रदर्शन कर रहा है। कोई बच्चा धीरे सीख मतलब ठीक ठाक तरीके से सीख रहा है तो वह औसत बच्चा है। और कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो वह निम्न बच्चा है, निम्न प्रदर्शन कर रहा है। इसमें भी हम 2 तरह के योग्य ग्रुप बना सकते हैं योग्यता में। एक समान योग्यता और एक मिश्रित योग्यता। समान योग्यता में एक उच्च योग्यता का समूह हो गया, एक औसत योग्यता का समूह हो गया, और एक निम्न योग्यता का समूह हो गया। और मिश्रित योग्यताओं में क्या होगा? क्या उच्च, निम्न तथा औसत सभी को आप एक ही ग्रुप में रख दोगे। ठीक है, अगर आपके ग्रुप में 6 बच्चे हैं तो वहाँ पे 2 उच्च योग्यता वाले होंगे, 2 निम्न योग्यता वाले होंगे, और 2 औसत योग्यता वाले होंगे। तो ये आपका मिश्रित योग्यता हो गया। समान योग्यता में एक ग्रुप में ओनली उच्च योग्यता वाले, एक में सिर्फ औसत वाले, और एक में निम्न वाले। समान योग्यता समूह के क्या क्या लाभ हैं ये हम देख लेते हैं। विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। यह गणित तथा भाषा, ये देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है। इस समान योग्यता समूह किस कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हम बना सकते हैं? गणित तथा भाषा जैसे विषयों के लिए बना सकते हैं। तो ये गणित तथा भाषा जैसे विषयों में सामूहिक क्रियाकलाप के लिए प्रभावशाली है। समूह में विद्यार्थी एक दूसरे को अधिक सहयोग प्रदान करते हैं तथा अपनी समान प्रगति से अवगत रहते हैं। ये मंद विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक पाठ नियोजन तथा तीव्र विद्यार्थियों के पाठों को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त होते हैं। मंद बुद्धि है उनका तो उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, और जो तीव्र विद्यार्थी उनके पाठों का और अच्छी पकड़ हो जाएगी, उन पर उनका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये फायदा होता है समान योग्यता। किस किस के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? गणित तथा भाषा जैसे विषयों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ी इसकी हानि यह है कि मंद मंद ही रह जाते हैं और उच्च उच्च ही रह जाते हैं।
परिणाम स्वरूप उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी उच्च उपलब्धि वाले ही बने रहते हैं, निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी निम्न ही बने रहते हैं। सीखने के बाद भी बच्चों की योग्यता में कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं है, क्योंकि टाइम उतना ही है। अब भाई 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में टाइम में निम्न बच्चा जो है या तो आप उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दोगे, ठीक है, उसकी वो समस्या दूर हो गई। लेकिन उसी टाइम पीरियड में उच्च योग्यता वाले बच्चे ने तो आगे का नेक्स्ट चैप्टर भी खत्म कर लिया। अब उन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो निम्न वाला था वो निम्न पर ही रह गया, और जो उच्च वाला था वो उच्च पर ही रह गया। ठीक है, ये समस्या हो जाती है। अब मिश्रित योग्यता समूह, मिश्रित योग्यता समूह में क्या होता है, ये कैसे बनते हैं वो हम जानते हैं। मिश्रित योग्यता समूह का एक लाभ यह है कि विभिन्न योग्यता स्तर के विद्यार्थी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तथा विभिन्न तथा निम्न विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं। मतलब कि जो हाई अचीवमेंट वाले बच्चे हैं वो निम्न अचीवमेंट वाले बच्चों को हेल्प करते हैं यहाँ पर। किस किस में, जैसे प्रोजेक्ट कार्य हो गया, विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं के संगठन में बेहतर अधिगम हेतु क्षेत्र के निर्माण, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट याद रखो, प्रोजेक्ट में आप ऐसे ले सकते हो। हम्म। बहुकक्षा स्थिति यानी कि मल्टी ग्रेड सिचुएशन, एमजीसी में प्रभावी प्रबंधन हेतु मिश्रित योग्यता समूह के समान को समान योग्यता समूह की तुलना में बेहतर माना गया है। कि जो हमारा हेट्रोजेनियस ग्रुप है, जिसमें अलग अलग योग्यता वाले समूह के बच्चे हैं, उसे बेहतर माना गया है समान वाले से, कि हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले बच्चों को साथ में बैठाना चाहिए। समूह कैसा, छोटा हो, 4 से 5 बच्चों का हो, समूह में अंतःक्रिया हो, बड़े समूह नहीं होने चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, मंदबुद्धियों के नाम से कभी लेबल नहीं करना बच्चों को कि यार तुम वीक हो, तुम ऐसे हो। सामूहिक तथा व्यक्तिगत अधिगम क्रिया जीवंत, प्रेरक तथा भिन्न होना चाहिए। पिछड़े हुए विद्यार्थियों हेतु अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षक को स्वयं क्रियाकलापों में संलग्न न होकर विद्यार्थियों की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षक खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, बस दूर से ही अवलोकन करेगा। क्रिया कैसी हो, जीवंत हो, मोटिवेट करने वाली हो, और भिन्न हो मतलब अलग अलग हो। अब इनके लिए आप टीएलएम्स भी भाई बनाओगे, और इनको पढ़ाने के लिए आपको टीएलएम्स भी बनाना पड़ेगा ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब वो कैसे बनाओ, बात करते हैं। बहुकक्षा स्थिति में शिक्षार्थी अधिगम सामग्री के निम्नलिखित लाभ। पहला, प्राथमिक कक्षाओं में एक कक्षा तथा बहुकक्षा दोनों के संदर्भ में विद्यार्थी अवधारणाओं को मूर्त वस्तुओं से संबंधित करके सीखते हैं, मूर्त वस्तुओं से संबंधित करके अवधारणाओं को सीखते हैं, अतः शिक्षण सामग्री में उन्हें कठिन अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। तो टीएलएम का लाभ क्या हो गया कि मूर्त अवधारणाओं को समझकर सीखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अगर सामने आप बच्चों से बोलो कि एक स्क्वायर नाम का चीज़ होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और उनके सामने अगर आप एक स्क्वायर रखो तो वो स्क्वायर को देखकर जल्दी सीखेंगे, ना कि उसकी डेफिनेशन से। देखकर वो समझ जाएंगे हाँ चारों साइड इक्वल होती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम एक बहुकक्षा शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सभी विद्यार्थियों को थोड़े समय तक सार्थक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट आया यहाँ पर कि भाई टीचर नहीं है लेकिन टीएलएम सामग्री तो है ना। मान लो बच्चा बैठा है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास साथ में बैठी हुई है, ठीक है। अब टीचर थर्ड क्लास को पढ़ा रहा है और सेकंड क्लास के बच्चों के पास टीएलएम है, तो वो गदर ना करेंगे, वो अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, वो अपनी टीएलएम सामग्री से अपना कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो वहां पर दूसरी कक्षाएं जो है वह क्रियाकलाप में संलग्न रहेंगी। तो अधिगम क्रियाओं का सहजीकरण कर लेते हैं, अत्यधिक बोलने को कम कर सकते हैं, समूह में चर्चा हेतु तो ऐच्छिक संदर्भों का निर्माण करते हैं, पाठ की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। शिक्षक की अपनी शक्ति बनती है, वह थकान महसूस नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि उसे ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा काम टीएलएम कर रहे हैं। अभ्यास पुनर्बलन मूल्यांकन क्रियाओं का सहजीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फायदे होंगे टीएलएम को यूज़ करने के। अधिगम स्थिति के लिए नियोजन यानी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग करोगे लर्निंग सिचुएशन के लिए, हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या, कक्षा का संगठन, जैसे हमने 4 चीज़ ऊपर पढ़ी थी, विद्यार्थियों का ऐच्छिक समूहन, अधिगम सहायक वातावरण का निर्माण करना। कक्षा को आप संगठन करो कि सही तरह से संगठित हो, कक्षा कहाँ बच्चे बैठाना है, कहाँ आपको बेंच रखना है, आप कहाँ रहोगे, कौन सी क्लास के बच्चे कहाँ बैठेंगे। विद्यार्थियों का ऐच्छिक समूहन मतलब कि जब आप ग्रुप बना रहे हो तो बच्चों को आज़ादी दो चुनने की कि आपके ग्रुप में कौन कौन बच्चे रहेंगे, आपके ग्रुप में कौन कौन से रहेंगे। तो फिर आपको अधिगम का वातावरण भी बनाना है, अधिगम वातावरण का निर्माण करना है।
बहुकक्षा शिक्षण की योजनाओं को शिक्षण अधिगम योजना पाठ्य योजना के स्थान पर शिक्षण स्थिति हेतु योजनाएं प्लान्स फॉर लर्निंग सिचुएशन कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षण अधिगम योजना यानी जो पाठ्य योजना है उसी को क्या बोल देते हैं, प्लान्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन बोल देते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सी कक्षा को बहुकक्षा शिक्षण के लिए संलग्न किया जाना चाहिए। कौन सी कक्षाओं को संलग्न करोगे आप, वैसे सेकंड और थर्ड को साथ में बैठाओगे, फोर्थ एंड फिफ्थ को साथ में बैठाओगे, फर्स्ट एंड सेकंड को साथ में बैठाओगे। किस प्रकार के समूहन की आवश्यकता है आपको, मिश्रित समूह बनाना है या आपको समान योग्यता समूह बनाना है, या आपको कक्षा पे आधारित बनाना है या योग्यता पे आधारित बनाना है। साप्ताहिक तथा मासिक पाठों की योजना बनाना, स्कीम्स ऑफ लेसन्स, एक ही समय में किन किन विषयों को समूह में रखा जाए, बैठने की सही व्यवस्था सुनिश्चित करना, आवश्यक शिक्षण सामग्री को एकत्रित करना, दैनिक पाठ योजना बनाना, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। पाठ की आवश्यकता के अनुसार छोटे समूह का निर्माण करना, शिक्षण अधिगम सामग्री को एयर मार्क करें। एयर मार्क करें मतलब कि उसको हाईलाइट कर लें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, जरूरत ही है। पाठ के परिचय, अभ्यास, पुनर्वलन तथा मूल्यांकन हेतु क्रियाकलापों को स्पष्ट करें। समय की मात्रा को सुनिश्चित करें, कितने टाइम तक हमारी एक्टिविटी चलने वाली है। ठीक है, तीव्र बच्चे पिछड़ने तीव्र बच्चे जो हैं वो पिछड़ने वाले बच्चों की सहायता करें, यानी कि हाई कॉम्पिटेंस वाले बच्चे, उच्च प्रतियोगिता वाले या उच्च क्षमता वाले बच्चे लो क्षमता वाले बच्चों की हेल्प करें। प्रत्येक समूह को प्रोजेक्ट कार्य दें। आकलन हेतु मूल्यांकन प्रविधियां बनाएं। व्यक्तिगत क्रियाकलापों को सुनिश्चित करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। और बहुकक्षा शिक्षण हेतु अनुसूची की योजनाएं बनाना, अब वो हम कैसे बनाएंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है कि 1 घंटा है, शुरू के 20 मिनट कक्षा 1 में टीचर रहेगा, कक्षा 2 में मॉनिटर रहेगा और कक्षा 3 स्वयं अध्ययन कर रही होगी। दूसरे 20 मिनट में स्वयं अध्ययन कक्षा फर्स्ट कर रही होगी, क्योंकि टीचर अभी पढ़ा कर आया, तो अब किसकी ज़रूरत है, उन्हें सेल्फ लर्निंग की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर मॉनिटर की जगह शिक्षक पहुँच जाएगा और यहाँ पर स्वयं अध्ययन खत्म, अब यहाँ पर मॉनिटर आ गया। कक्षा फर्स्ट में स्वयं अध्ययन खत्म, इनका मॉनिटर आ जाएगा। यहाँ पर शिक्षक ने पढ़ा दिया, अब स्वयं अध्ययन आ जाएगा, यहाँ पर मॉनिटर गया और टीचर आ गया। इस तरह से आप 3 क्लासों को एक साथ मैनेज कर सकते हो 1 घंटे में। एक ही कक्षा का विभिन्न कक्षाओं में शिक्षण अधिगम, 2 या 3 कक्षाओं को एक ही समय में पढ़ाना हो तो आसन्न कक्षाओं को लेना बेहतर होता है। आसन्न कक्षा मतलब वही मैंने बताया था कि सेकंड और कौन सी लोगे आप, थर्ड लोगे, सेकंड एंड फोर्थ नहीं लोगे। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों का शिक्षण अधिगम, विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों का शिक्षण अधिगम कैसे हो सकता है। यहाँ पर आप चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं है। कालांश के प्रारंभ में सामान्य सक्रिय बनाने की क्रिया सभी कक्षाओं के विद्यार्थी हेतु करवानी होगी तथा कक्षा में अधिकम वातावरण बना सके। मतलब क्लास स्टार्ट करा रहे हो आप, बच्चों को एक्टिव करना है ना, तो एक्टिव करने के लिए छोटी सी एक्टिविटी आपको कराना होगी। इसके बाद फिर एक मॉनिटर चुना जाएगा, उसके अनुसार कक्षा में अनुशासन बनाने, उसे अनुशासन रखने की जिम्मेदारी होगी। बच्चे ज़्यादा बातें ना करें, कदर ना मचाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग बैठने की व्यवस्था, कि भाई हर क्लास के बच्चे तो अलग अलग बैठेंगे ना, मिक्स होकर तो बैठेंगे नहीं। जब एक कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाए तो अन्य कक्षाओं को नियोजित विषय पाठ से संबंधित सार्थक अधिगम क्रियाओं में संलग्न किया जाए। ठीक, एक कक्षा का शिक्षण कार्य हो गया, मतलब चल रहा है, टीचर मान लो सेकंड में पढ़ा रहे हैं, थर्ड क्लास के बच्चे बैठे, तो क्या करना पड़ेगा, उनको आप कुछ एक्टिविटी दे दो अधिगम वाली कि आप ये करो जब तक। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को कक्षाओं में गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, ताकि पृष्ठ पोषण यानी उनको गतिविधियों का पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण करना चाहिए। और फिर बाद में उनको फीडबैक भी देना चाहिए कि आपने ये एक्टिविटी इस तरह से करी, इसमें ये अच्छा करा, ये गलत करा। जब 3 कक्षाओं में शिक्षक की आवश्यकता हो तो एक नया पाठ एक कक्षा में पढ़ाना चाहिए, 2 अन्य कक्षाओं में अभ्यास कार्य देना चाहिए। 3 कक्षाओं को पढ़ा रहा है टीचर, मान लो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्लासों को एक साथ पढ़ा रहा है। थर्ड में तो एक न्यू चैप्टर पढ़ा रहा होगा, बाकी दोनों में वह कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा होगा। ऐसा करने से अध्यापक एक कक्षा में ठीक प्रकार से पढ़ा सकता है तथा अन्य कक्षाओं को सार्थक रूप से संलग्न कर सकता है। ठीक है, ये देखो, ये डिफरेंस और पढ़ते हैं अब। कक्षा शिक्षण तथा बहु शिक्षण स्थितियों में डिफरेंस है। एक कक्षा में एक कक्षा के लिए एक शिक्षक होता है, बहुत सी कक्षाओं के लिए एक शिक्षक होता है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक कक्षा कक्ष होता है, यहाँ पर एक से अधिक कक्षाओं के लिए एक कक्षा में ही बैठाना पड़ता है। बच्चों के बीच सहयोग अंतःक्रिया क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग क्लास में होते हैं।
इसमें सहयोग और अंतःक्रिया ज़्यादा होती है। बच्चों के अनुभव की भिन्नता एक समूह के भीतर ही सीमित रहती है, अतः केवल सीमित अनुभवों का आदान प्रदान होता है। इसमें बहुत सारे समूह होते हैं तो असीमित भिन्नता होती हैं और बहुत सारे अनुभवों का आदान प्रदान होता है। बच्चों की भावना होती है कि शिक्षक किसी समय उनकी सहायता करेगा। यहाँ पर बच्चे टीचर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। निर्भरता सिंड्रोम विकसित हो जाता है। यहाँ पर निर्भरता सिंड्रोम विकसित नहीं होता क्योंकि उन्हें पता नहीं कि टीचर कब आकर हमें समझाएगा, तो वो खुद ही ढूंढ लेते हैं। ये औपचारिक होती है, ये ज़्यादातर अनौपचारिक ही चलती है। यहाँ पर शिक्षक प्रधान होता है, यहाँ पर शिक्षक प्रधान नहीं होता, विद्यार्थी ही पूरा मैनेज करके रखते हैं। ये माना जाता है कि कक्षा में 3 स्तर होते हैं। यहाँ पर औसत से ऊपर, औसत और औसत से नीचे। यहाँ पर ऐसे कोई स्तर नहीं होते हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं बच्चों में होती हैं, मतलब ऐसे स्तर में बटे हुए नहीं होते। उच्च आयु वर्ग कक्षा के बच्चे तथा निम्न आयु वर्ग के बच्चों के बीच मित्रता के अवसर नहीं होते हैं। मतलब कि 5th क्लास के बच्चे और 3rd क्लास के बच्चे के बीच दोस्ती हो, ऐसा बहुत ही कम चांस होते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक रहते हैं। स्तर के अनुसार समूह पर अधिक बल होता है। यहाँ पर सामाजिक समूह पर अधिक बल होता है। बच्चों में जो सोशलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जो अच्छे पढ़ने वाले उनका एक ग्रुप बन जाएगा, जो वीक स्टूडेंट है उनका एक ग्रुप बन जाएगा, इस तरह का। यहाँ पर शिक्षक हर समय के लिए उपस्थित होता है। यहाँ पर बच्चे स्वाध्ययन के लिए अधिक होंगे क्योंकि टीचर हर समय उनके पास नहीं रहेगा। मल्टी लेवल सिचुएशन की हम बात कर लें। मल्टी लेवल सिचुएशन क्या होती है? एक कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले बच्चे होते हैं, बहु उच्च योग्यता वाले, औसत योग्यता वाले और निम्न योग्यता वाले। इसे ही हम बोलते हैं बहु स्तर स्थिति। ठीक है। बहु योग्यता स्तर की स्थिति में औसत बच्चे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर अपनी पाठ्य योजना बनाई जानी चाहिए। अब बहु स्तर है, आप उच्च के हिसाब से भी नहीं बना सकते, निम्न के हिसाब से नहीं बना सकते, तो हमें औसत बच्चों को ध्यान में रखकर हमारा टीचिंग प्लान बनाना चाहिए। कक्षा में 30 से 40 विद्यार्थी, उन्हें कम से कम आप 3 समूहों में उनकी अधिगम योग्यता के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। बहुस्तरीय स्थिति के मुद्दे क्या क्या हैं? पहला है, कक्षा में अधिक संख्या में विद्यार्थी औसत अधिगम योग्यता वाले होते हैं। इनकी तुलना में कम विद्यार्थी औसत, उच्च तथा निम्न योग्यता वाले होते हैं। तो आप पाठ्य योजना किनको देखकर बनाओगे? निर्देशन है, क्रियान्वयन है, एक्टिविटी, वो किनको देखकर करोगे? वो आप औसत विद्यार्थियों की योग्यताओं को ध्यान में रखकर करोगे। अधिकतम दक्षताओं में मास्टरी अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों की योग्यता का ओवरऑल आकलन के आधार पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समूह से उनकी गति के अनुसार सीखने में सहायता नहीं मिलती है। क्या है ये? अधिगम दक्षता में परंपरागत पारंगतता यानी मास्टरी अर्जित करने हेतु विद्यार्थियों की योग्यता का समग्र आकलन के आधार पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समूह से उन्हें अपनी गति के अनुसार सीखने में सहायता नहीं मिलती। अगर टीचर सोचे कि हर बच्चा मास्टरी हासिल करे और उसके हिसाब से उनका आकलन करे, तो हर बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि मास्टरी हासिल करने के लिए आपको काम को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो निम्न योग्यता वाला बच्चा है, बहुत अपनी स्पीड से धीरे धीरे काम को कंप्लीट कर रहा होगा, तो वहाँ पर हर बच्चा नहीं सीख पाएगा। सिर्फ जो उच्च योग्यता वाले हैं वो सीख जाएंगे, थोड़े बहुत एवरेज वाले सीख जाएंगे, बाकी निम्न वाले वो निम्न ही रह जाएंगे। बहुकक्षा स्थिति में सामान्य पाठ्य पुस्तकों को निर्देशन का केंद्र मानकर इनका उपयोग करने से विभिन्न अधिगम स्तर के विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ आप पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाते हो तो वो कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम होती है, जो निम्न योग्यता वाले ज़्यादातर वो नहीं सीख पाते। एक बहुकक्षा शिक्षक के लिए विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को साथ साथ ध्यान में रखना निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। भाई हर बच्चे का ध्यान तो इसमें नहीं रख पाएगा ना टीचर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर रह गया है, विषमांग समूहन प्रक्रिया। विषमांग समूहन प्रक्रिया मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुप। बहुस्तरीय के बारे में हमने पढ़ रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बहुस्तरीय स्थिति एक कक्षा तथा बहुकक्षा दोनों में शिक्षण अधिगम क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन में विषमांग समूह यानी मिश्रित योग्यता समूह की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। हमें अपनाना ही चाहिए, और फिर बाद में हम समांगी को भी अपना सकते हैं, बट ज़्यादातर हमें किस पर ध्यान देना है? हमें हेट्रोजीनियस पर ही ध्यान देना है। सामूहिक तथा व्यक्तिगत अधिगम द्वारा अधिगम दक्षताओं में पारंगतता हासिल करना यानी कि मास्टरी हासिल करना। बहुकक्षा तथा बहुस्तरीय शिक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि व्यक्तिगत विद्यार्थियों को अधिगम दक्षताओं में अपनी स्वयं की गति के अनुसार पारंगतता अर्जित करने तो किस प्रकार सहायता दी जाए। ठीक है, हर बच्चा मास्टरी हासिल कैसे करे, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के, पहली बात तो अलग अलग क्लासेस के हैं। अगर हमारी मल्टी ग्रेड सिचुएशन है और अगर हमारी मल्टी लेवल सिचुएशन है, तो यहाँ पर अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं।
तो इसके लिए आंध्र प्रदेश ने 1993 में ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसोर्स यानी कि रिवर से एक नवाचार अध्ययन का विकास प्रारंभ किया, जो कि ऋषि वैली अप्रोच के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंग्लिश में नेम लिखा हुआ है, जूम करके आप देख सकते हैं। इस अप्रोच की महत्ता क्या है कि विद्यार्थी को सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों अधिगम दक्षताओं में पारंगत करने हेतु, योग्य बनाने हेतु क्रियाकलापों को डिजाइन किया गया। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को डिजाइन किया गया कि इससे आपके जो वीक स्टूडेंट हैं, जो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, ये तो गलत बन गया, दोबारा बन, जो वीक स्टूडेंट हैं, जो सही तरह से योग्यता हासिल नहीं कर पाते, वो भी क्या करें, वो भी योग्यताओं को हासिल कर सकें। ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी को डिजाइन रखा। सर्वप्रथम उन्होंने क्या करा, प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में प्रदत्त अधिगम दक्षताओं की सूची तैयार करो। यार आप देखो कि इस क्लास के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, उसके बाद फिर आप उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स प्रिपेयर करो। ठीक है, क्रमानुसार व्यवस्थित दक्षताओं में से प्रत्येक को एक मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन समझा जाता है। तो आपने बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज या बहुत सारी योग्यताओं की आपने सूची बना ली। अब हर एक सूची को हम क्या बोलेंगे, एक माइलस्टोन बोलेंगे। अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो हमने बोलेंगे कि हमने फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। सभी दक्षताएं या माइलस्टोन जो एक विशेष क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, मिलकर कक्षा के लिए एक अधिगम सततता यानी कि लर्निंग कंटिन्यूम बनाती हैं। लर्निंग कंटिन्यूम क्या है कि जितने भी माइलस्टोन हैं, मान लो हमने 5 माइलस्टोन बनाए कि ये 5 दक्षताएं हैं जो तो बच्चे के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन सबको मिलाकर हम बोलेंगे कि ये है एक लर्निंग कंटिन्यूम। विद्यार्थियों द्वारा फिर क्या है कि एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक की गतिविधियों की क्रमबद्ध व्यवस्था लर्निंग लीडर कहलाती है, जिसे अधिगम हम श्रेणी बोल सकते हैं कि आप एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक जा रहे हो। ठीक है, आपको ये इसका एक सीक्वेंस बनाया जाएगा कि आप किस किस तरह से जाओगे, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, जिसे हम बोलेंगे लर्निंग लीडर। तो आपको लर्निंग कंटेनम याद रखना है, माइलस्टोन एंड लर्निंग लीडर याद रखना। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से पकड़ में आए और इसके साथ ही हमारी यूनिट हो जाती है कंप्लीट। ये 7th यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूनिट 8। यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे अधिगम क्रियाओं का नियोजन। भी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।